अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बोर्ड्स की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी और इनफैक्ट ये वीडियोस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। अच्छा, एक और बात, हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको वीडियो चाहिए या आपको ऐसा लेक्चर चाहिए जिससे आपकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है जो नंबर दिया जाता है उस पर आप संपर्क करो, कांटेक्ट करो और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लो। उसी तरीके से अगर आपको न्यूमेरिकल्स के लिए लेक्चर्स चाहिए तो आप जो गिवन नंबर है उस पर आप मैसेज करके उन लेक्चर्स को ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो लेक्चर्स में अगर आपको न्यूमेरिकल्स कवरेज करना है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा एनहांस हो सके, आपने सारे लेक्चर्स को प्रॉपर्ली कर लिया है, तो अब ये टाइम न्यूमेरिकल्स के लिए। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपके लिए वीडियो रेडी है, आप जो है नंबर पे कांटेक्ट करें और अपने न्यूमेरिकल के लिए वीडियो लेक्चर मांग ले। ठीक है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी उस क्वेरीज को आपका रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्वेश्चन में पहली लाइन में डिफाइन कर दिया कि क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। मतलब कोई ये हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है फाइंड करना। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्यों? जब हम 4 कूलम चार्ज कैरी कर रहे हैं 100 वोल्ट से 120 वोल्ट। ठीक है, क्या कहा है? हमें वर्क डन को कैलकुलेट करना है कब? जब हम एक 4 कूलम का चार्ज 100 वोल्ट पोटेंशियल से 120 वोल्ट पोटेंशियल पे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमें इसमें पता होना चाहिए बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिनोट किससे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा वी से। और डेल्टा वी मतलब 120 माइनस 100, बड़ी पोटेंशियल माइनस छोटी पोटेंशियल। सिंपल, आप ऐसे सोचो, 120 वोल्ट और 100 वोल्ट, दो पोटेंशियल पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, तो आप डेल्टा वी क्या लिखोगे? 120 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट। तो जो यहां से आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल कर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 20 वोल्ट। अब मुझे फॉर्मूले में पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब है, मेरे को पोटेंशियल पर्टिकुलर पॉइंट की उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे ना ही मतलब है इस 100 वोल्ट से, ना ही मुझे मतलब है 120 वोल्ट से। मुझे मतलब है 120 वोल्ट और 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, यानी कि मुझे मतलब है 120 वोल्ट और 100 वोल्ट के डिफरेंस से। डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन, आपको पता होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग, डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगा यहां से? 120 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। और इसी 20 वोल्ट से मेरे को मतलब है क्या चार्ज था? चार्ज हमें दिया हुआ है 4 कूलम। सबसे पहले आप क्वेश्चन का कंप्रीहेंशन जो है उसको अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो, और उसके बाद आप फौरन से देखो कि जो भी वैल्यूज आपको दी हुई गई हैं क्वेश्चंस में या न्यूमेरिकल्स के लिए, जो भी वैल्यूज दी गई हैं, क्या वो सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं? अगर स्टैंडर्ड है बढ़िया, अगर नहीं है तो उसको हमें स्टैंडर्ड कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमें चार्ज कितना दिया हुआ है? 4 कूलम, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कल, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। वहां पर भी मैंने आपको बताया था, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, Q इंटू वी या Q इंटू डेल्टा वी। यहां पर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो Q इंटू डेल्टा वी हो गया। ठीक है, और डेल्टा वी हम लोग ने 20 वोल्ट यहां से मिल गया हमको। ठीक है, कैसे मिला था? 120 वोल्ट में से 100 वोल्ट को माइनस करा था तो हम लोग को 20 वोल्ट मिल गया था। तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला है हमारा। चार्ज हमको 4 कूलम दिया गया था, पोटेंशियल डिफरेंस हमने 20 वोल्ट निकाल ली, तो 4 इंटू 20 दैट इज 80। और वर्क कैलकुलेट किया, तो वर्क कैलकुलेट करा है तो वर्क की यूनिट होती है जूल्स, तो 80 जूल्स हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भारी काम नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है बेटा वो क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, क्या हमारी नजर उस चीज को देख पा रही है कि कोई कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, या सारी वैल्यूज हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई हैं। पॉइंट नंबर 3, कि बच्चा जो गलती करता है वो ये, बच्चा आंसर ले आता है बट उसको सिर्फ 80 लिख के छोड़ देगा, 80 लिख के छोड़ देगा। तो यू हैव टू यूज इट्स यूनिट, आपको उसकी यूनिट लिखनी पड़ेगी आपके सॉल्यूशन जो आप करोगे अपने बोर्ड्स में। यहां पर अपन लोगों ने वर्क कैलकुलेट करा है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे यूनिट यूज करी है जूल। तो इन दो तीन बातों का आप ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जानते हैं, बट मेरा फर्ज है आपको बार बार उस बात पे गौर कराना कि ये गलती मत करना, क्योंकि एवरी सिंगल नंबर इज इंपॉर्टेंट इन आवर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बोला गया? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क लैम्प व्हेन हॉट इफ द लैम्प यूजेस 20 एम्पियर? इफ द लैम्प यूजेस 20 एम्पियर, अब यहाँ पे हमें 20 एम्पियर करंट नहीं लिखा है बट स्टिल ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, बिकॉज 20 एम्पियर यूनिट लगते ही पता चल गया कि दिस इज करंट। ठीक है,
व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन। सही है, 20 एम्पियर करंट 220 वोल्ट लाइन। सिंपल, हमको पोटेंशियल की वैल्यू यानी कि ये हमको दी हुई है V की वैल्यू और ये हमको दी हुई है I की वैल्यू। क्लियरली विजिबल है कि रेजिस्टेंस पूछा गया है, रेजिस्टेंस आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। गिवन क्या है बेटा? करंट गिवन है। और क्या गिवन है? पोटेंशियल गिवन है। पूछा क्या? अननोन क्या है? रेजिस्टेंस R। ठीक है, करते हैं इसको। तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा मिलके, उसमें से हमने क्या क्या चीजें कंक्लूड कर ली थी कि पोटेंशियल हमारी 220 वोल्ट है, करंट हमारा 20 एम्पियर है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कल मेरे लास्ट लेक्चर में देख रखा है, V इज इक्वल टू आई आर। और यहां से अगर आपको R निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके क्या लिख सकते हो? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब क्या हमें V की वैल्यू गिवन है? हाँ जी गिवन है। क्या हमें करंट की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है। तो पोटेंशियल की जगह हमने क्या लिख दिया? जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है दैट इज 220, और करंट की जगह मैंने क्या लिख दिया? जो कि क्वेश्चन में गिवन है 20। ठीक है, तो 220 डिवाइड बाई 20, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? 11 ओम। क्या आएगा? 11 ओम। अब ये क्वेश्चंस तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे, और फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके लेक्चर ले सकते हैं न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, अब यहां पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इनको देखते हैं। क्या बोला गया है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप अगर गौर करो तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या चीज है? आपको अपना एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा बेटा, बिकॉज अपने को ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टर्म है ना, ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड रेजिस्टेंस दिख रहा होता है, और रेजिस्टेंस से अपने को फॉर्मूला दिख रहा होता है रो एल बाई ए। तो यहां पर हम लोग लेंथ पे भी डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं, जो कि गलत है। क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि यहां पर क्या क्वेश्चन में आर की बात करी गई है? नहीं, यहां पर बात की गई है रो की। किसकी बात की गई है बेटा? रो की। और रो क्या है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? रेजिस्टिविटी। और इसको मैंने बताया था कि दिस इज द मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है बेटा? ये है मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि ये तभी चेंज होगी जब हमारा मटेरियल चेंज होगा। जब तक मटेरियल चेंज नहीं हुआ, शेप चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गई, एरिया चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, बट मटेरियल चेंज नहीं हुआ, तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वायर को, वो किस पे डिपेंड करता है? मास पर? बिल्कुल नहीं। लेंथ पर? बिल्कुल नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में? बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। हालांकि ये दो फैक्टर्स आपको बहुत ही स्ट्रांगली कंफ्यूज कर सकते हैं अगर आप आर के बेसिस पे सोच रहे हो। अब इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये वाला है। अगर आप देखो, इस क्वेश्चन में पूरी माहौल बनाया गया है आपको कंफ्यूज, आपको डिस्ट्रैक्ट करने का। इस क्वेश्चन के माहौल को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन में? देयर आर टू वायर्स। ठीक है जी, हमारे पास दो वायर्स हैं ऑफ सेम लेंथ। ओके, दोनों वायर्स की लेंथ क्या है? सेम है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज, दोनों वायर का मटेरियल भी क्या है? सेम है। दोनों वायर्स का मटेरियल भी क्या है बच्चों? सेम है। ओके, एंड रेडियाई इज आर एंड 2r। ओके, एक वायर की रेडियाई हमें r दी हुई है, दूसरे वायर की रेडियाई 2r दी गई है। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बहुत ही अच्छा बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई क्वेश्चन में हमें, बट वी आर स्मार्ट पीपल्स, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। पूरा माहौल बनाया, बोला गया जी दो वायर्स हैं, अपना दिमाग वैसे ही चल रहा है, उसी टेंजेंट में चल रहा है जैसे क्वेश्चन बोल रहा है। दो वायर्स हैं, ठीक है, दो वायर्स हैं, दोनों वायर्स की लेंथ सेम है। बिल्कुल ठीक है, लेंथ सेम है, और दोनों वायर्स सेम मटेरियल से बने हुए हैं। जाग जाओ, दोनों वायर्स किससे बने हुए हैं? सेम मटेरियल से। सेम मटेरियल मतलब दे बोथ हैव सेम रेजिस्टिविटी। दोनों वायर्स की रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम। और रेडियाई दी हुई है, एक की आर और एक की 2r। ओके, पर आपसे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस नहीं पूछा जो आप रेडियाई के टर्म्स में उसको सॉल्व करोगे। आपसे क्या पूछे? आपसे पूछे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर वही सवाल जो कि मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, और दोनों वायर का अभी हम लोग ने पढ़ा मिलके कि मटेरियल सेम है, तो यानी कि दोनों वायर्स की रेजिस्टिविटी सेम है, और इसके रेजिस्टिविटी का रेशियो अगर आप देखोगे जो कि आपसे क्वेश्चन में क्या है, तो वो 1:1 आएगा, बिकॉज दे बोथ हैव सेम वैल्यू। तो जस्ट गो फॉर द बी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन इज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को जो है ना रेजिस्टेंसेस को अरेंज करना है, मतलब रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखना है। तो अगर हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बेटा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में दो आपको कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, एक सर्किट बनाया जिसमें एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है और तीसरा रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है, और यहां पर मैंने एक सेल अटैच कर दी जिसकी पोटेंशियल कितनी है? V। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। अब गौर से सुनना, बेसिकली क्या होता है
इस सेल से आई करंट निकला और इस R1 रेजिस्टेंस को भी आई करंट मिला, R2 रेजिस्टेंस को भी आई करंट मिला और R3 रेजिस्टेंस को भी आई करंट मिला। मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंसेस हैं उन तमाम रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट मिलता है वो सेम मिलता है। और बड़ा सिंपल सा इसका कारण है, कारण ये है करंट को और कोई रास्ता नहीं मिलता फ्लो होने के लिए। करंट के पास सिर्फ एक यूनिक रास्ता है जहां से वो फ्लो कर सकता है। इसी वजह से करंट सारे रेजिस्टेंसेस को सेम मिलता है इन कंडीशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर टू यू? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम होता है अगर के कॉम्बिनेशन सीरीज वाला है। क्यों? क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए कोई और पाथ नहीं मिलता जिससे वो फ्लो कर सके, इसीलिए वो एक ही पाथ से फ्लो करता है और उसी पाथ में रेजिस्टेंस भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हर रेजिस्टेंस को क्या मिलेगा? सेम करंट मिलेगा, बट जो पोटेंशियल है वो अलग अलग है। R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल होती है V1, R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है V2 और R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है V3। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है, आप फौरन से बोलोगे सर I। R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है, आप फौरन से बोलोगे I। R3 रेजिस्टेंस के करंट अक्रॉस करंट कितना है, आप बोलोगे I। रीजन व्हाई दे ऑल हैव सेम करंट, रीजन भी आपको पता है, कोई और रास्ता है नहीं तो करंट इसी रास्ते से फ्लो करेगा बच्चों। और अगर मैं आपसे पूछूं R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो आप बोलोगे सर V1। R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो आप बोलोगे V2। और R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो आप बोलोगे V3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेरे को वीक पोटेंशियल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, जितनी भी ये सारी पोटेंशियल है इनको ऐड ऑन कर दूंगा, इनको जोड़ दूंगा, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सिंपल है ना, V पोटेंशियल थी, इसी को हमने डिवाइड किया था ना, V1 V2 V3 करा था। तो अगर मेरे को वापस से V चाहिए तो इन सबको मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज V इज इक्वल टू IR। हम लोगों ने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, V इज इक्वल टू IR। आई होप कि आप सबको याद होगा। ठीक है, तो क्या मैं इस V की जगह मैं IR नेट लिख सकता हूं? हाँ जी, लिख सकता हूं। V1 की जगह क्या लिख दूंगा, क्या इस V1 की जगह, यानी कि मैं इसकी बात करूं R1 रेजिस्टेंस की, क्या इस R1 रेजिस्टेंस को करंट आई मिला था? बिल्कुल मिला था। ठीक है, और सिमिलरली इस R2 रेजिस्टेंस को करंट आई मिला था। ठीक है, सिमिलरली इस बेसिकली IR3 लिखेंगे इसके लिए। क्यों? V1 पोटेंशियल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, IR, और V1 का मतलब IR1, फिर V2 का मतलब IR2 और V3 का मतलब IR3। ठीक है, अब यहां से राइट हैंड साइड अगर हम देखते हैं अपने इसको, तो वैल्यू यहाँ पे करंट सेम आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां से जब करंट सेम है तो मैं I दोनों साइड कैंसिल कर सकता हूं, I बेसिकली गई हो गया। ठीक है, तो यहां से R नेट क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपली याद रखना है आपको, जब आपका कॉम्बिनेशन सीरीज का होता है तो जो भी रेजिस्टेंस होते हैं वो सब रेजिस्टेंस जोड़ते चले जाते हैं, सिंपली ऐड करना होता है। इज इट क्लियर टू यू? सिंपल आपको समझना है, सारे रेजिस्टेंसेस को हमको क्या करना है, जोड़ते हुए चले जाना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए, सिंपल डेरिवेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये स्कूल में डिमांड की जा सकती है, आपके बोर्ड के एग्जाम में डिमांड की जा सकती है इस डेरिवेशन की, और इसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक स्पेशल केस देखते हैं इसका। इफ n रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू r, अगर मेरे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हो बेटा, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हो। ठीक है, मेरे पास कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हो, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हो, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू r हो, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, r हो, और उसको मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, और उसको मैंने क्या करा, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया। तो मुझे बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। समझ में आ रहा है? मुझे क्या बताना है यार कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सिंपल है, R नेट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ R। n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और R क्या है, द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और R क्या है, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को ईच वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास R नेट आ जाएगा, अगर की नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n हो और सबकी वैल्यू R हो और उनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया। ठीक है, अदरवाइज इसको हम जनरली कैसे लिख सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है और n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R नेट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू RN। ठीक है, जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, R नेट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN। ये जनरली हम लोग जो बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, अब ये हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है जिसमें फिर से हमने तीन रेजिस्टेंस लिए,
R1 R2 एंड R3। अब यहां से जब करंट आई गया तो यहां पर करंट को कितने रास्ते दिख रहे हैं, 3 रास्ते दिख रहे हैं। तो यहां पर करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस वाली ब्रांच में I1 जाएगा, इस वाली ब्रांच में I2 जाएगा और इस वाली ब्रांच में I3 जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है तो आप बोलोगे I1। आपसे पूछूं R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है तो आप बोलोगे I2। और मैं आपसे पूछूं R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है तो आप बोलोगे I3। ठीक है, यहां से I1 गया R1 रेजिस्टेंस से, यहां से I2 गया R2 रेजिस्टेंस से और यहां से I3 गया R3 रेजिस्टेंस से। ठीक है, पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। यानी कि अगर यहां पर पोटेंशियल मैंने V अप्लाई करी है तो इस R1 रेजिस्टेंस की भी पोटेंशियल कितनी होगी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी V। R2 रेजिस्टेंस के भी अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी V और R3 रेजिस्टेंस के भी अक्रॉस पोटेंशियल कितनी होगी V। तो ध्यान रखिए, करंट क्या है अलग अलग, पोटेंशियल क्या है सेम। अब देखिए, अगर मुझे वापस से I करंट चाहिए तो जो करंट डिवाइड हुआ उसको मैं जोड़ दूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3। सिमिलरली सीरीज में मैंने क्या करा था, पोटेंशियल डिवाइड की पोटेंशियल को जोड़ा था। ठीक है, यहां पर करंट डिवाइड हुआ है तो मैं करंट को जोड़ रहा हूं और नेट I जो आएगा वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। और I किसकी बराबर होता है बेटा, I बराबर होता है V अपॉन R की, ये हमको पता है। ठीक है, इसको आप चाहें तो ब्लॉक कर लें, हाईलाइट कर लें, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं V अपॉन R1। ध्यान रखिएगा पोटेंशियल क्या थी, सेम V थी, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग V अपॉन R1। ठीक है, गलती मत करना, V अपॉन R1 लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 मतलब V अपॉन R2 और I3 मतलब V अपॉन R3। अब ये जो I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू है, इन तीनों वैल्यूज को मैं इस वाले फॉर्मूले में रख देता हूं जो मैंने रेड कलर से ब्लॉक किया हुआ है। तो यहां पर रखेंगे तो इस I की जगह मैंने क्या लिख दिया, V अपॉन R नेट। इस I1 की जगह मैंने क्या लिखा, V अपॉन R1। जैसा कि मैं आपको बता चुका था, ये वैल्यूज को मैं पुट करने वाला हूं। ठीक है, I2 की जगह क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R2 और I3 की जगह क्या लिख सकता हूं, V अपॉन R3। ठीक है, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो V अपॉन R नेट एज इट इज आ रहा है और राइट हैंड साइड से यहां से अगर आप देखोगे तो मैं यहां से V को कॉमन ले सकता हूं। तो V को कॉमन लिया तो अंडर द ब्रैकेट क्या आएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आ रही है बात समझ में। राइट हैंड साइड से मैंने बेटा क्या करा है, V को कॉमन लिया है। तो जब मैंने V को कॉमन ले लिया तो अंडर द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और यहां से V कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच रहा है, 1 अपॉन R नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन when there are three resistance R1 R2 and R3 that are connected in the parallel combination। कहने का मतलब ये है कि मेरे पास तीन रेजिस्टेंसेस थे जिनकी वैल्यूज थी R1 R2 और R3 और उसको मैंने पैरेलल कनेक्ट करा था। तो उसका नेट रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब आइए इसका स्पेशल केस देखते हैं। इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, जैसे कि मैंने आपको सीरीज में पढ़ाया था ना बेटा, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, सबकी वैल्यू R है और उनको मैंने सीरीज में रखा था। तो उनका जो R नेट आया था वो n टाइम्स ऑफ R आया था, जहां पे n क्या था, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और R क्या था, वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस। आपको ध्यान रखना है। वैसी सेम कंडीशंस मैंने फ्रेम करी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में और से मैंने लिखा है इफ देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहां पर भी मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा, R। बट मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो बनाया है वो कॉम्बिनेशन बनाया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस केस में नेट रेजिस्टेंस जो आएगा मेरा, इस केस में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, R अपॉन n। सीरीज में क्या आया था, n टाइम्स ऑफ R। इसमें क्या आ रहा है, R अपॉन n। सीरीज में क्या आया था, n टाइम्स ऑफ R। इसमें क्या आ रहा है, R अपॉन n। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये स्पेशल केस हो गया इसका। अब एक और कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हों, सुनना बड़े गौर से, बड़े गौर से सुनना, एक एक बात पे आपको फोकस करना है। और अगर आपको लगता है कि कोई बात आपकी स्किप हो सकती है या जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं वो बातें आप भूल सकते हो, तो उस बात को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, पर भूलने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हो और उन दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा गया हो और वो दो रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से हो कि उन दोनों की वैल्यूज एक दूसरे के कंपैरेटिवली अलग अलग हो। मतलब मैंने यहां पे शो किया, यहां पर मेरे पास R1 रेजिस्टेंस है, यहां पर मेरे पास R2 रेजिस्टेंस है और नीचे मैंने इनका रिलेशन नॉट इक्वल टू दिखाया है, मतलब R1 इज नॉट इक्वल टू R2। तो इस कंडीशन में अपन लोगों को R नेट यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना है या नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो, यानी कि इस फॉर्मूले के लिए मैं लिख सकता हूं
चम्मच फॉर न्यूमेरिकल्स। क्या लिख सकता हूं? चम्मच फॉर न्यूमेरिकल्स। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर आप? तो बेटा ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको बहुत सी कंडीशन अपने बोर्ड्स में या एंट्रेंस में ऐसी मिल जाएंगी जिसमें कि आप सिर्फ वैल्यूज को पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। चम्मच क्या कहते हैं? खाना पुट करो, खा जाओ, खत्म। वही यहां पर हो जाएगा चम्मच फॉर न्यूमेरिकल्स। बेसिकली ये वो वैल्यू है जहां पर आप सिर्फ वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको कनेक्ट हो जाए। सपोज करो यहां पे छोटे छोटे समझ लेते हैं, यहां पर एक रेजिस्टेंस दे दिया और यहां पर एक रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को मुझे दे दिया 6 ओम और यहां पे रेजिस्टेंस दे दिया 3 ओम। सबसे पहले हमको ये एनालाइज करना है वेदर दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज और पैरेलल। तो ये कॉम्बिनेशन बेटा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो है, ठीक है, बट और इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम नहीं है। इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं है, यानी कि क्या सर ये वही कंडीशन है जो आपने अभी बताई थी? तो बिल्कुल ये वही कंडीशन है मेरे भाई। और यहां से मैं आर नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3। 6 इंटू 3 इज 18, 6 प्लस 3 इज 9। तो यहां से हमारा इक्विवेलेंट आ गया 2। खत्म। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 2 ओम आ गया। आ रही है बात समझ में? यार बड़ी मेहनत से, बड़ी डेडिकेशन के साथ ये वीडियो शूट कर रहे हैं हम लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके बोर्ड्स शानदार हो जाए। हमने जो लाइफ अपनी अभी डिवोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाने के लिए, बढ़िया पढ़ाने के लिए, इजी वे में पढ़ाने के लिए, तो उसके प्रति प्लीज थोड़ी सी अपनी आप मेहनत करो, वीडियोस को देखो, नोट्स जरूर बनाओ। सिर्फ वीडियो देखना मकसद नहीं है, नोट्स को मेंटेन करना मकसद है। और इस वीडियो से जितना फायदा उठाया जा सके, मेरे से जितना फायदा उठाया जा सके पढ़ाई में, आप उठाओ, ठीक है। तो मैं तैयार हूं। तो प्लीज आपको भी एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको भी एक स्टेप लेना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस ला पाओ जो कि आपको लाने चाहिए इस स्टेज में, क्योंकि आगे कंपटीशन आने वाला है तगड़ा, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो आपको मैंने एक वीडियो में सुना था कहीं, पता नहीं मुझे वो पर्टिकुलर वीडियो नहीं ध्यान कौन सी थी, कि भाई खुद बदल जाओ बढ़िया है, अगर वक्त ने बदला तो बड़ी तकलीफ होगी। ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो कि अभी से अपने एटीट्यूड चेंज कर लो, अपनी लाइफ को चेंज कर लो, क्योंकि अगर वक्त बदलेगा आपकी लाइफ को और आपके लाइफ का आपका जो एटीट्यूड चला है उसको, तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत तकलीफ होगी। और बिलीव मी और यहाँ पे विंग्स एकेडमी की टीम कोई नहीं चाहता कि आप किसी तकलीफ, किसी प्रॉब्लम से गुजरो, ठीक है बेटा। तो एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, लग के पढ़ाई करो, थकान को भी इग्नोर करो, बस मेहनत करो ताकि आपके बोर्ड्स शानदार हो सके, ठीक है। चलो ये आपको आई होप पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लो आप लोग बढ़िया तरीके से। ओके बच्चों, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मैं कहता हूं आरएस जो है ना, यहाँ पे आरएस वो वाली कंडीशन है जो मैंने अभी डिस्कस करी थी आपसे। आरएस वो वाली कंडीशन है जिसमें हम लोग एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू सेम हो, ठीक है, ईच ऑफ वैल्यू आर, समझ गए आप लोग। जब हमारे पास एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हो और उन सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, आर हो, ठीक है, और उनको मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है, तो मेरे पास जो नेट रेजिस्टेंस आता था वो क्या आ रहा था? एन टाइम्स ऑफ आर, ठीक है। और वही सेम कंडीशन मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कराई थी, उसको मैंने क्या लिखा है? जब मेरे पास एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हो और उन एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया अगर, तो उसमें आर नेट की वैल्यू, इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर अपॉन एन, ठीक है। इसको अपन लोगों ने बोला आर एस और इसको बोला हमने आर एन, ठीक है, आरपी, सॉरी, इसको आरएस बोला रेजिस्टेंस इन सीरीज और इसको बोला रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आरएस अपॉन आरपी का रेशियो आपसे पूछ लिया, ठीक है, आरएस अपॉन आरपी का रेशियो हमसे पूछ लिया, तो आरएस अपॉन आरपी, आरएस की जगह मैं क्या लिखूंगा? एन टाइम्स ऑफ आर, क्योंकि ये वो वाली कंडीशन है जिसमें हर एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया गया और दो सब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो? सेम हो, ठीक है, एन आर। और पैरेलल का क्या हो जाएगा? आर अपॉन एन, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आता है? एन स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे लिखा है फॉर न्यूमेरिकल्स, नंबर दिया है और उस पे लिखा है मैसेज। तो आपको अगर और न्यूमेरिकल्स चाहिए, आपको लगता है न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी है, इसके ऊपर सर्किट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको लेक्चर अवेलेबल करा दिया जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है? करंट के कारण हीट का आना, सिंपल सी चीज। करंट के कारण हीट का आना जब किसी वायर के क्रॉस, देखो वायर की अपनी एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, मैंने आपको कल बताया है, मतलब लास्ट क्लास में बता रखा है, ठीक है। तो जब इस वायर में करंट फ्लो करेगा, जब इस वायर में करंट फ्लो करेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उस करंट को हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, यानी कि उस करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट्स आएंगे। तो उसी की हम लोगों को बात करनी है। तो यहां पर मैंने एक वायर बनाया है और इस वायर में आपका आई करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर में रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, आर नामक रेजिस्टेंस है और इस वायर में आई नामक करंट चल रहा है। तो रेजिस्टेंस होने की वजह से इस करंट को ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, हिंड्रेंस मिलेगी, जिसकी वजह से इसमें हीट बनेगी और हीट निकलेगी। अब वो हीट जो है वो क्या होगी, कैसे होगी, क्या फॉर्मूला होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। हीट जो होगा वो होगा आई स्क्वायर आर टी। आई आर टी सारे वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए, सारी टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होनी चाहिए, एज सच कोई टफ टर्मिनोलॉजी नहीं है। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दूसरा फॉर्मूला बनता है वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, एंड तीसरा फॉर्मूला होता है वी आई टी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दूसरी वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, तीसरा वी आई टी। और यहाँ पे जो एच है हीट, ये अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी है, जो तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो सिमिलरली इन द वेरी सिमिलर मैनर हम लोग हीट को भी मेजर किस में करेंगे बेटा, जूल्स में। अब एक चीज बताओ आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मुझे एक रेजिस्टेंस दिया है ये रहा, और एक रेजिस्टेंस दिया है ये रहा, ठीक है, और इसको मैंने जल्दी से कर लेते हैं, सेल से अटैच कर देते हैं फटाफट। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R2, V पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल मैंने V1 ले ली और इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 ले ली। मतलब R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल V1 है और R2 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल V2 है, और I करंट फ्लो करा देते हैं, या छोड़ो आई करंट को, ठीक है, मारो गोली। आपसे कहा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट बताओ क्या होगी, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट बताओ क्या होगी। तो आप फौरन से क्या करोगे, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, करंट का कोई लफड़ा था ही नहीं इसलिए करंट को लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, आप ये लिखोगे। क्या बोला था मैंने, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो बताओ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, ये गलत है भाई। आपको वही पोटेंशियल लेनी है जो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो, यानी कि आपको बेसिकली V1 का स्क्वायर करना है, ध्यान रखना। आ रही है बात समझ में? आपको कोई सी भी पोटेंशियल नहीं लेनी है। फॉर्मूला याद होने का मतलब ये नहीं कि आपको फिजिक्स आती है, फॉर्मूला याद होने के साथ साथ आपको फॉर्मूले के टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होने चाहिए, देन ओनली यू आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। सही है, तो 3 पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहला कंप्रीहेंशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए सो दैट आप क्वेश्चन को क्लियरली समझ पाओ। पॉइंट नंबर 2, नजर तगड़ी होनी चाहिए ताकि आप सारे कन्वर्जन फैक्टर्स को देख पाओ। पॉइंट नंबर 3, दिमाग इतना काम करना चाहिए कि आप आंसर की यूनिट को लिख पाओ। और पॉइंट नंबर 4 जो कि हमने डिस्कस किया वो ये कि फॉर्मूलाज के टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होने चाहिए ताकि आप उस फॉर्मूला को प्रॉपरली यूज कर पाओ। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? अगर फॉर्मूला की टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से क्लियर नहीं है तो इट इज सिमिलर टू कि जो है आपके पास गन है और आप उसको लड़ाई में इस्तेमाल करने के बजाय क्या कर रहे हो, आप उसको एज अ तलवार यूज कर रहे हो गन को, ठीक है। तो इट इज जस्ट वेस्ट, इट इज जस्ट वेस्ट। आ रही है बात समझ में? तो आपको वीपन अगर है तो वीपन को जैसे प्रॉपर यूज करना आना चाहिए, ठीक है। वैसे ही फॉर्मूला इज अ वीपन फॉर फिजिक्स और उसको आपको सही से यूज करना आना चाहिए। अगर यूज करना आता है तब तो वो आपके लिए फ्रेंडली है, अदरवाइज वो एक दुश्मन है आपके लिए। वो सिर्फ आपको एक लालच तो दे रहा है कि क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, पर वो क्वेश्चन गलत बनेगा। तो मतलब जो चैप्टर आप है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, तो यहां पर अपन लोग बोल सकते हैं फिजिक्स का फॉर्मूला फ्रेंड्स एंड फो। अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है तो इट इज अ फ्रेंड फॉर यू, एंड अगर टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्मूला की क्लियर नहीं है तो इट इज अ फो, बिकॉज वो कच्चा लालच देगा, ठीक है। आई होप आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, नाउ वी हैव टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या इसको हम एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। तो अपने एनर्जी बेसिकली हीट, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। तो हम लोग ने जो फॉर्मूला पढ़ा था आई स्क्वायर आर टी, तो क्या मैं इस ई की जगह आई स्क्वायर आर टी लिख सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसको आई स्क्वायर आर टी को डिवाइड करोगे टाइम से तो अपने पास पावर क्या आ जाएगी, आई स्क्वायर आर, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आया था हीट का, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और उसको जब मैं डिवाइड करूंगा टाइम के साथ तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा, वी स्क्वायर बाई आर। और थर्ड फॉर्मूला जो आया था हमारे पास हीट का वो आया था वी आई टी, तो वी आई टी को जब मैं डिवाइड करूंगा टी के साथ तो अपने पास क्या आएगा, वी आई, ठीक है। तो जैसे हीट के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज थे वैसे ही अपने पास पावर के भी 3 फॉर्मूलाज हैं।
आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर एंड वी आई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, इस पर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। सच यूनिट क्या है इसकी, पावर की यूनिट वाट होती है, सबको पता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि वो यूनिट जिसको हम कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपका बिजली का बिल आता है, सिंपल ऐसे समझो, ठीक है। तो वो आता है किलोवाट आवर। आप इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से भी जानते हो, इन शॉर्ट वी कैन से BOT, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और सिंपली हम इसको यूनिट भी कह सकते हैं, कहते हैं कि जी इतना यूनिट उतना यूनिट, तो यूनिट इज बेसिकली किलोवाट आवर, ठीक है। एक किलोवाट आवर का मतलब क्या है, एक किलोवाट आवर का मतलब क्या है, तो एक किलोवाट आवर का मतलब यह है कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, समझ में आ रहा है। 1 किलोवाट आवर मींस 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। किलो मतलब 1000, ठीक है। तो 1 किलोवाट को मैं 1000 वाट लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकता हूं। 1 किलोवाट को मैंने क्या लिखा, 1000। एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड। तो 60 into 60 कर दो, सिंपल 3600 आ जाएगा। तो 1 किलोवाट मींस 1000 वाट एंड 1 आवर मींस 3600 सेकंड। वाट को मैं जूल पर सेकंड में लिख सकता हूं। वाट को मैं क्या लिख सकता हूं, जूल पर सेकंड। कैसे बेटा, वर्क अपॉन टाइम, वर्क के लिए यूनिट होता है जूल, टाइम के लिए होता है सेकंड, ठीक है। तो वाट को मैं जूल्स पर सेकंड में कह सकता हूं। तो वही मैंने करा, 1000 वाट की जगह जूल्स पर सेकंड कर दिया इनटू 3600 सेकंड्स। तो यहां से जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 33.6 into 10 की पावर 6 जूल्स। और वी कैन से 10 की पावर 6 का मतलब होता है मेगा, 10 की पावर 6 का मतलब होता है मेगा। तो 3.6 into 10 की पावर 6 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 3.6 मेगा जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 into 3.6 मेगा जूल्स होते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट आवर में कितने मेगा जूल्स होते हैं, 3.6 10 की पावर 6 कर सकते हो या 3.6 मेगा जूल बोल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आपको ड्राइव करना आना चाहिए, जैसा सिस्टमैटिकली मैंने लिखा है वैसे लिख लीजिएगा, और आपके एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरूर याद कर लेना, दिमाग में बैठा लेना। एनर्जी पर यूनिट टाइम कर सकते हो, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, यानी कि टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी है, फिर टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर आ जाएगा। और सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला वी आई टी अपॉन टी, यानी कि टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वी आई आ जाएगा, यूनिट बन जाएगी वाट, ठीक है। तो दिस इज the main things which we have to cover in this chapter। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली इस चैप्टर में। फटाफट आप लोग इस चैप्टर को अपना कंप्लीट कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगा लो, और न्यूमेरिकल्स के लिए अगर वीडियो चाहिए तो आप उनको मैसेज कर देना नंबर पे, वो आपको न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपसे एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप उस क्वेश्चन को भेज सकते हो नंबर पे, आपका वो क्वेश्चन एज अ डाउट लिया जाएगा, उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी भी कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप मैसेज करके नंबर पे बता देना, आपका वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाएगा। बस एक ही चीज है, पढ़ लो, ठीक है। अब पढ़ लो, ठीक है। अल्लाह हाफिज।